बच्चों, आज 7 क्लास के साइंस का 13वां डे है, 13 डे है। और इसमें हम लोग बायोलॉजी का लेसन पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मनुष्यों के पाचन तंत्र देखा था। पाचन तंत्र कैसे होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन था कि मनुष्यों में पाचन तंत्र का विवेचन करें। तो उसका जो उत्तर है यहीं से है। थोड़ा लंबा उत्तर होगा इसका, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इससे। पाचन तंत्र का वर्णन करने के लिए मुख है। फर्स्ट पॉइंट होगा कि पाचन तंत्र मनुष्यों को मुख से शुरू होता है। जो इसमें कुछ चरण होते हैं जो निम्न हैं। मुख है, और इसके बाद बहुत सारे चरण है इसमें। ग्रास नली है, आमाशय है, ये पॉइंट बनेगा इसमें। लघु या छोटी आंत है, बड़ी आंत है। उसके बाद मल द्वार के साथ भोजन बाहर निकल जाता है। ये सभी इसका उत्तर होगा, इसके बारे में लिखना होगा। आज हम लोगों को पढ़ना है मनुष्यों में श्वसन। आज का जो टॉपिक है वो मनुष्यों में श्वसन है। देखिए, श्वसन जीवों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर श्वसन प्रक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अगर ऑक्सीजन मनुष्यों को नहीं मिले तो जो भोजन मनुष्य करता है उससे ऊर्जा उसको नहीं मिलेगी। यानी भोजन जो करते हैं हम लोग, और वह भोजन जो टूटता है, जो उससे तभी जा कर के हमको ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीजन के साथ है ना संयोग करता है, जिसके साथ क्रिया होती है। क्रिया होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मनुष्यों में श्वसन जो होता है वह कुछ चरण में होता है ना। चरण क्या है, देखिए यहाँ पे मनुष्यों का श्वसन तंत्र दिया गया है। चित्र 2.8 जो दिया गया है, नासिका दिया गया है, गुहा दिया गया है, एवं ग्रास नली, श्वसन नल, श्वसनी, फेफड़ा, फुफ्फुस और पसलिया है। ठीक है। देखिए, नासिका तथा गला, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नासिका तथा गला। ठीक है। तो नासिका यानी नाक और गला, क्योंकि हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन हम लोग नाकों के द्वारा लेते हैं। ठीक है। तो नाकों के द्वारा लेते हैं, तो नाक में बहुत सारे बाल होते हैं। तो जो भी वायु में धूल कण होता है वह धूल कण नाकों में बाल के द्वारा छन जाता है, और छनने के बाद वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है। जब यह वायु अंदर जाता है तो वहां पर म्यूकस होता है, जिसको श्लेष्मा कहते हैं। तो गला में यदि गर्म वायु प्रवेश करता है तो श्लेष्मा के द्वारा वह वायु ठंडा हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, नम हो जाता है। तो इस तरह से हमारे गले में नाक से लेकर के गला तक बहुत सारे ऐसे उसमें अंग हैं जो वायु को शुद्ध करता है।
तो जब वायु नाक में प्रवेश करता है तो प्रथम बार वो नाक में जो बाल होता है उससे फिल्ट्रेट होता है और उसमें जो भी वायु में नम धूल कण होता है वो छन जाता है। उसके बाद वायु जब गला में पहुंचती है तो वायु यदि गर्म है तो गर्म वायु फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकती है, तो इसके लिए श्लेष्मा बनाया गया है, म्यूकस जिसको खखार वगैरह कहते हैं, वही गला में पड़ा रहता है। वह क्या करता है, वायु को ठंडा, गर्म वायु को ठंडा कर देता है, जिससे फेफड़ा में ठंडी ठंडी वायु पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के अंदर नाक और गला से होकर के वायु गुजरती है और शुद्ध होती हुई पहुंचती है। इसीलिए माउथ से श्वसन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि माउथ से श्वसन क्रिया करने पर जो वायु में गंदगियाँ होती है वो सीधे फेफड़े तक पहुंच जाती है, जिससे कि अन्य तरह की बीमारियां होने लगती है। दूसरा जो टॉपिक है श्वास नाल तथा श्वसनिया। देखिए, श्वास नाल तथा श्वसनिया जब गला से श्वसन नीचे उतरता है, यानी जब गला से ऑक्सीजन नीचे उतरता है, वायु नीचे उतरता है, तो वहाँ पर एक नली पाई जाती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नाल कहते हैं, जो फिगर 2.9 में दिखाया गया है। श्वास नाल यानी जो गर्दन में तुम लोग यहाँ पे गर्दन में महसूस करते हो, छू कर देखना, यहाँ पे कड़ा महसूस होगा, वह ट्रेकिया है। ट्रेकिया क्या करता है कि ट्रेकिया फेफड़ों तक जाता है। तो ट्रेकिया नीचे तक आता है और आकर के हम जानते हैं कि देखिए फेफड़ा दो है, लेफ्ट और राइट लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग, यानी दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा में वह बट जाता है, यानी ट्रेकिया ऊपर से आता है तो वह दो भागों में बट जाता है। तो जब वो दो भागों में बटता है तो उसको श्वसनिया कहते हैं, यानी ब्रोंकी कहते हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकी, ट्रेकिया ऊपर से आया, जब ये दो भागों में बट गया तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, यानी श्वास नाल। यानी ऊपर से जो आया उसको श्वास नाल, और ऊपर से आने के बाद जब दो भागों में ये बढ़ जाता है तो इसको श्वसनिया कहते हैं। फिर श्वसनिया क्या करती है कि जो ब्रोंकी है, श्वसनिया वह अंदर जा कर के फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़ों में प्रवेश करके बहुत सारे वो शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब ब्रोंकी श्वसनिया जो है वो विभिन्न तरह के शाखाओं में बढ़ती है तो उसको ब्रंकस कहते हैं, यानी श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। और फिर ब्रोंकस फेफड़ों में अंदर जाकर के फिर वो विभिन्न तरह के भागों में बढ़ती है, उसको ब्रंकियोल्स कहते हैं। और फिर ब्रंकियोल्स के ऊपरी छोर पर, यहाँ पर देखो ऊपरी छोर पर श्वसनियों की छोटी शाखा को दिखाया गया है, और इसी छोटी शाखा को वायुकोश, यानी आगे जाकर के वो फूल जाता है। जो देख लो यहाँ पर जो फिगर 2.9 में दिखाया गया है, वायुकोश को दिखाया गया है। तो श्वसनी जो है वो आगे जाकर के एक छोटा सा गेंद की तरफ फूल जाता है, उसको श्वसनी कहते हैं। जब वायु हम लोग लेते हैं और फेफड़ों में छोड़ते हैं, फेफड़ों तक जाती है, तो वायु ट्रेकिया होते हुए, ब्रोंकी होते हुए, ब्रंकस होते हुए, ब्रंकियोल्स होते हुए कहाँ जाती है, वायुकोश में जाती है, जिसको इंग्लिश में एलोलाई कहते हैं। तो वायुकोश में जाती है। तो वायुकोश में जाने के बाद वह वायुकोश की चारों तरफ क्या होता है,
फिर इस वायु कोश के चारों तरफ कोशिकाओं का जाल होता है और इसी कोशिकाओं के जाल केशिकाओं का जाल इस वायु कोश को चारों तरफ से घेरे रहता है। जब वायु इस वायु कोश में पहुंचती है तो फिर इस वायु कोश के द्वारा जो इसके अंदर केशिकाओं का जाल फैला रहता है इसके चारों तरफ, वो वायु कोश से हवा छन करके यानी कि ऑक्सीजन छन करके वो केशिकाओं में चला जाता है और केशिकाओं में ब्लड होता है। फिर वहाँ से ब्लड के द्वारा वो पूरे ब्लड सिस्टम में चला जाता है और ब्लड सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरह से होता है। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँच गया। फिर जब ब्लड उधर से आता है तो वहाँ पर पूरे शरीर में बना CO2 को फिर वापस लेकर आता है और फिर वापस लेकर आता है और केशिकाएं वायु कोश को CO2 दे देती है और फिर हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा CO2 को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना, ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है ना। ये प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि एक श्वसन प्रक्रिया एक सिस्टम के द्वारा होती है, एक शरीर में तंत्र है उसी श्वसन तंत्र, यानी जिस तंत्र के द्वारा हमारी श्वसन क्रिया होती है उसको श्वसन तंत्र कहते हैं और इसी श्वसन तंत्र के द्वारा हमारी पूरी श्वसन क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्यों में परिसंचरण। देखिए, परिसंचरण का मतलब है कि भोज्य पदार्थ में जो या कोई भी पदार्थ होता है जब शरीर के अंदर हम लोग लेते हैं तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग भोजन पेट में करते हैं और या दवा पेट में खाते हैं, पैर का घाव ठीक हो जाता है, यानी कि पेट से जो दवा है वो अवशोषित होकर हमारे ब्लड में गया और ब्लड क्या करता है, वह परिसंचरण के द्वारा वह पूरे शरीर में जाता है। तो परिसंचरण जो होता है वह परिसंचरण तंत्र मुख्यतः रुधिर वाहिनियां, हृदय तथा रुधिर का बना होता है। परिसंचरण तंत्र जो है रुधिर वाहिनियां, हृदय और रुधिर का बना होता है। तो परिसंचरण रुधिर वाहिनियां, हृदय तथा रुधिर का बना होता है। तो देखिए, रुधिर वाहिनियां, परिसंचरण रुधिर वाहिनियां, हृदय और रुधिर का बना होता है। फिर रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है, धमनियां, केशिकाएं तथा शिराएं। देखिए, थोड़ा देर यहाँ 2.10 यानी 2.10 जो चित्र दिखाया गया है, इधर नीला है इधर रेड है। तो देखिए, जो रेड है वह शुद्ध ब्लड है और जो नीला है वह अशुद्ध ब्लड है। यानी कि हमारा जो ये सिस्टम है वह दिखाता है ये पूरा शरीर, यही परिसंचरण तंत्र का सिस्टम है। ठीक है, इसमें ऊपर वाला में सर है, हेड है, यहाँ पर लंग्स को दिखाया गया है, हृदय को दिखाया गया है, पल्मोनरी वेन को दिखाया गया है ना, यकृत को दिखाया गया है, पाचन तंत्र को दिखाया गया है, किडनी को दिखाया गया है, यानी पूरे सिस्टम को इसमें दिखा दिया गया है शॉर्ट में। ठीक है, तो धमनियाँ जो होती है, देखिए धमनियाँ क्या है, आर्टरी क्या है कि हमारे हृदय से एक नली निकलती है जो महाधमनी कहलाती है, जो बाएं नीले से ब्लड क्या करता है, जब पंप करता है तो वो महाधमनी में जाता है। महाधमनी आगे चल के धमनियाँ में बदल जाती है, धमनी में बदल जाती है और
जो पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाती है। फिर धमनियाँ क्या करती है कि केशिकाएं में बदल जाती है, जो एकदम छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं उसमें प्रवेश करती है। क्योंकि जो धमनियाँ होती है वो मोटी होती है, वो डायरेक्टली वह मांस में प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए वो फिर छोटे छोटे भागों में पतले पतले, केस से भी पतले पतले भागों में बढ़ जाते हैं, उसको केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, केशिकाएं यानी केशिकाएं के बारे में जो दिया गया है कि धमनियों का जाल रुधिर को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है, और परंतु इसकी भित्तियां इतनी मोटी होती है कि इनके भोजन तथा ऑक्सीजन नहीं गुजर सकते हैं। तो पदार्थों में परिवहन का मुख्य कार्य करने के लिए रुधिर को मोटी धमनियों से पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से होकर के, तो पदार्थों का परिवहन मुख्यतः कार्य करने के लिए रुधिर को मोटी धमनियों से पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से में जाना पड़ता है, और भोजन तथा ऑक्सीजन केशिकाओं की पतली भित्तियों से होकर गुजरकर कोशिकाओं में प्रवेश करती है। जो हमने पहले बताया वही बातें इसमें लिखी गई है कि जिसको हम लोग नस कहते हैं। तो नस दो प्रकार का होता है, धमनी और शीरा। ठीक है, देखिए धमनी और शीरे के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो हृदय से ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो उसको धमनी कहते हैं, और पूरे शरीर से ब्लड हृदय में आता है तो जिस रास्ते से आता है उसको धमनी शीरा कहते हैं। ठीक है ना, उसको शीरा कहते हैं, जिसको वेन कहते हैं, आर्टरी और वेन। और फिर क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, जब कोशिकाओं से बाहर निकलती है, सेल से बाहर निकलती है, तो वो फिर एक नली का निर्माण करती है, जिस नली को शीरा कहते हैं, और यह शीरा फिर हार्ट तक ब्लड को लेकर आता है। ठीक है, तो ये परिसंचरण तंत्र है, जो मनुष्यों का परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोगों ने देखा। तो हम इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन है मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। इस है ना, एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए एक ही क्वेश्चन रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।